बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामी के खिलाफ अपना क्रैकडाउन जारी रखते हुए श्रीनगर पुलिस ने आज कई मुकामात पर तलाशी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। पुलिस का कहना है कि ये तलाशी कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर कानूनी तकाज़ों के मुताबिक अंजाम दी गई और इस दौरान मुख्तलिफ मवाद जिसमें लिटरेचर और तस्वीर शामिल हैं जो मुबैना तौर पर कलअदम अलहदगी पसंद तंजीमों से मुंसलिक थी को जब्त किया गया। पुलिस का कहना है कि ये इकदामात वादी में दहशत गर्दी और अलहदगी पसंदी के ढांचे को ख़त्म करने के लिए एक वसी मुहिम का हिस्सा है जिसका मकसद उनके मुआविन नेटवर्क्स और ढांचों को ख़त्म करना मकसूद है। कश्मीर में इस्लाम की फैलाव में न सिर्फ कश्मीर बल्कि अगर हम पूरे बरसगीर की बात करें, ईरान से लेकर पूरा तजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन तक जो उनके सफ़र रहे, जो उनने मेहनत की, जो उनने काविशें की, अल्लाह तबारक व तआला ने उन काविशों के बदौलत हमारी इस खित्ते कश्मीर को इस्लाम के नूर से माला माल कर दिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुफ्ती साहब को और पूरी उनकी जमात को, अकाबरीन को, उलमा को, असातिज़ा को, जिन्होंने ये किताब मुरतब की और मुझे भी मौका मिला कि इस किताब में मैं भी एक अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अदा कर सकूं कि दीन इस्लाम की इशाअत में, हिफाजत में जो हमारे जो औलिया हैं, सूफिया हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका जो अमल दखल रहा है, वो बहुत ही मुअस्सर रहा है। कश्मीर की सरज़मीन में बिलखुसूस ऐसी शख्सियत, अजीम शख्सियत रौनक अफरोज़ हुई जिसने यहाँ के लोगों की तकदीर बदल कर रख दी। ये हस्ती अमीर कबीर शाह हमदान रहिमहुमुल्लाह, जिन्हें सही मानों में मौलाए कश्मीर या मोहसिन कश्मीर भी कहा जा सकता है। आपने वस्त एशिया, अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान, चीन, शाम और तुर्किस्तान समेत बेशुमार इलाक़ों का सफ़र किया और हर जगह इस्लाम और तसव्वुफ़ की जो शमा है वो उसको रोशन की। हज़रत अमीर कबीर पर भी बहुत काम हुआ है, जो उनकी दीनी तसानीफ़ हैं। तकरीबन 70 तसानीफ़ उन्होंने मुरतब की, बल्कि कुछ मुअर्रिख़ीन तो 117 तक उनकी तादाद ले जाते हैं। बहुत से किताबचे हैं, बहुत से उनके मवाज़नात हैं, बहुत से उनके मखतूतात हैं, और जिसमें कि बहुत से जैसे कि औराद फ़तिया, तो जिस तरह कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं कि कितना अजीम उन्होंने काम किया। बल्कि औराद फ़तिया के हवाले से यहाँ पे उलमा भी हैं। हज़रत शाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि औराद फ़तिया जो उन्होंने मुरतब किया, तो वो उस सफ़र का जो उन्होंने सफ़र किया, पूरे इस इलाक़े का 1400 औलिया से उन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद ये जो उन्होंने औराद फ़तिया, ज़िक्र व अज़कार, दरूद व अज़कार का ये मजमुआ और ये दुआइया एक किस्म का जो रिसाला और ये औराद उन्होंने हमें अता किया, जिसकी हम सुबह ख़ास कर मसाजिद में जिसको हम ज़िक्र के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं। यानी शाह हमदान सिर्फ़ एक सूफ़ी बुज़ुर्ग, एक मुबल्लिग़, एक आलिम, बल्कि एक मुसन्निफ़ थे, जिन्होंने बिल्कुल हुक्मरानी के हवाले से, ज़ख़ीरतुल मुलूक है, बुनियादी लिहाज से ये एक ऐसी एक किताब है, ऐसा ज़ख़ीरा है जिसमें उन्होंने खुसूसियत के साथ जो मुल्क का बादशाह हो, जो मुल्क का सरबराह हो, उसको हुकूमत कैसे करनी चाहिए, किन बुनियादों पे उसको हुकूमत करनी चाहिए, गोया हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी तसनीफ़ उनकी ज़ख़ीरतुल मुलूक है, ये अगरचे बादशाहों के लिए, अगरचे हुक्मरानों के लिए ये एक लाहे अमल है, एक कोड ऑफ कंडक्ट जिसे हम कहते हैं वो है, लेकिन हुक्मरानों के साथ साथ उन्होंने आवाम यानी लोगों
کہ حقوق اور لوگوں کی ذمہ داریوں دونوں کی اس میں بڑی زبردست تشریح فرمائی ہے کہ لوگوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اور لوگوں کے کیا حقوق ہیں، اور عوام اور جو حکومت ہے، حکومت کی کیا ذمہ داری ہے، حکومت کی کیا جو ہے وہ رسپانسبلٹیز ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ جو معاشرے میں شاہ ہمدان فرماتے ہیں کہ معاشرے میں امن اور ہم آہنگی کے لیے حاکم اور عوام دونوں کو تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا لازمی ہے۔ قرآن کی واضح تعلیمات میں فرماتے ہیں کہ آپ غیر مسلم رعایا کے حقوق پر زور دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک عادل حکمران پر لازم ہے کہ اپنے غیر مسلم باشندوں یعنی ذمیوں کی جان، مال اور عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کرے۔ تمام منتظمین کو اور خاص کر دارالعلوم جو قاسمیہ ہے تمام ان کے ذمہ داروں کو، تمام علماء کو، اور جنہوں نے سارا یہ مرتب کیا یہ کتاب، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان بزرگوں کے دکھائے ہوئے راستے پر عمل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ادھر جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ راجیہ سبھا انتخابات سے یہ واضح ہو جائے گا کہ کون سیکولر نظریے کے ساتھ ہیں اور کون بی جے پی کے نظریے سے ہم آہنگ ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کچھ کہا، آئیے سنتے ہیں۔ لاسٹ منٹ چینجز کہاں ہوئی؟ ہم نے ایک سیٹ جو ہے وی ہیڈ کیپٹ فار کانگریس. Congress has decided not to field their candidate. We felt that in that fourth seat, the best chances of winning that seat were with a Congress candidate. Congress felt otherwise, and so be it. We will field 4 candidates, and this election will be a true test of who is with the BJP and who is against the BJP. BJP has 28 MLAs. Anybody who abstains or votes in favor of the BJP, it will be well known to people. They will know who the true friends of the BJP are and who the opponents of the BJP are. دودھ کا دودھ پانی کا. Who says فاروق صاحب was not given? مجال ہے کسی کی کہ فاروق صاحب الیکشن لڑنا چاہیں اور پارٹی کی طرف سے ان کو مینڈیٹ نہ ملے؟ انہوں نے خود he himself has decided that he would step back, and I don't think this should lead to any speculation for Budgam, because somebody who was not ready to field themselves as a Rajya Sabha candidate would most certainly not be willing to subject themselves to the rigors and the strains of an assembly election campaign. So Farooq Saab is the guiding light of the National Conference. He's the tallest and the most respected leader of Jammu and Kashmir, and one of the most respected leaders in the country. So his role will be important regardless of where he is. It has been issued, hum kar lenge. 2 seats. We'll figure it out, don't worry. So BJP is saying that they will win 3 Rajya Sabha seats. BJP cannot win 3 Rajya Sabha seats without doing horse trading. BJP cannot even win 1 seat without horse trading. They need 30 to win the 4th seat. They have 28. There is not a single MLA other than the 28 who are with the BJP that has shown any support for the BJP up until now in the last 1 year. Which means if they are claiming they are going to win 3 seats, it is money power, muscle power, and the power of the agencies. Let us see. اگر واقعی ڈرا دھمکا کے یا خرید کے وہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو لوگ بہار میں کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. ادروائز ٹوڈے ایز نمبرز گو BJP is not in a position to win even 1 seat. That's why I said in the beginning, this Rajya Sabha election will show us who the friends of the BJP are and who the opponents of the BJP. Anyone who abstains is a friend of the BJP, and obviously anyone who votes for the BJP is a friend of the BJP.
because in 3 out of the 4 elections, there are candidates against the BJP. Now let's see what people do. Sir, won't it be a test for National Conference in Budgam itself, because there have been multiple things that are making rounds? And do you see an edge for BJP? Every election is a test. No election is straightforward. Nagrota is not straightforward for the BJP, and no by-election is straightforward for any political party. So obviously, National Conference will put its best foot forward in Budgam, and we will rely on the wisdom of the voters of Budgam. Sir, how would you see the relation between India and Afghanistan, Taliban? मुझे नहीं पता ना हाउ टू आप ये फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया से पूछिए मुझे क्या पता मुफ्ती जी बोल रहा है कि वो पहले बैठ महबूबा मुफ्ती तो सब चीज़ पे बोलती है वो बीमारी मुझे नहीं है ना जिन चीज़ों के बारे में जानता नहीं हूँ मैं उन पर बात नहीं करता अब महबूबा मुफ्ती जी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों के बारे में कितना जानती हैं मुझे नहीं मालूम मैं नहीं जानता ना इधर नायब वजीर आला सुरिंदर चौधरी का कहना है कि बीजेपी और पीडीपी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। महबा जी की बोली और एलओपी की बोली सेम को आजकल महबा जी भी उसी में जुड़ी हुई हैं। महबा जी को सवेरे जो चिट्ठी वहां से दिल्ली से आती है वही यहाँ पढ़ देती हैं। और आप देखें जो एलओपी बोलता है और बीजेपी के जो लोग यहाँ बोले कठपुतली तो वो खुद ही हैं बेचारे। उनको दिल्ली से जो चिट्ठी आती है सुबह ये पढ़ना आप लोगों के सामने, वो आके आपके चिट्ठी पढ़ते हैं। वो जो लव लेटर उनको आजकल महबा जी भी उसी में जुड़ी हुई हैं। महबा जी को सवेरे जो चिट्ठी वहां से दिल्ली से आती है वही यहाँ पढ़ देती हैं। और आप देखें जो एलओपी बोलता है और महबा जी की बोली और एलओपी की बोली सेम ही है। अब एलओपी जी का फुल फॉर्म मैंने पीछे आपको बताया था क्या है, तो बार बार कहना ठीक नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर आपको कहूंगा कि जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस हमारी अलायंस पार्टनर है और अभी आप जल्दी में हैं हमसे जानने में। आप अभी तो टाइम नहीं हुआ, अभी तो टाइम है फॉर्म फिल करने का। जब फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके बाद आप ये सवाल हमसे पूछेंगे तो ज़्यादा वैल्यू रखेगा। अभी इस सवाल का कहीं मुझे लगता है रेलेवेंस नहीं बनता। एलओपी साहब अब क्या बोलते हैं मैं अब उसको तो बात की जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि हमने अभी ये बैलेट पेपर से बोलेगा, जब रिजल्ट आएगा 24 तारीख को आपको खुद पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। तो ये बोलते बड़ा कुछ है, ये तो वो हैं जो कहते थे इस बार 50 पार, तो बाद में क्या हुआ, और जो नारे मारता था 50 पार आजकल सीटी बजा रहा है। तो इसके बाद ये ना हो वो तो सीटी बजा रहा है तो एलओपी साहब पता नहीं क्या बजाएंगे। तो इसलिए इनके कहने पे ये 50 पार वाले ये तो ये कहते थे कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, हमारा चीफ मिनिस्टर बन गया। इसलिए बीजेपी के मैं आपको ये एक चीज कहूँ कि जम्मू कश्मीर में अगर आप किसी को सीरियस लेते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर को लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को लीजिए और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं उसको सीरियस लीजिए। बाकी ये जो बोलते हैं कोई ए टीम है, कोई बी टीम है, कोई सी टीम है, इस टीमों में बंटे हुए हैं क्योंकि आगे मोरे हैं, एक मैन बीजेपी है, आगे इनके स्पोक्समैन है, तो इसलिए मैं उनकी बातों में ज्यादा तवज्जो नहीं देता। कहा ना आप छोड़िए वो क्या कहते हैं, वो कितने धोखेबाज हैं, जरा वो दुष्यंत चौटाला को पूछ लो, आप थोड़ा सा सुखबीर बादल को पूछ लो, आप मतलब कितने में आपको बताऊं उनके नाम गिनाना शुरूंगा किस किस को धोखा दिया है हिंदुस्तान में सरकारें साथ बना के। सबसे बड़ा तो महबा जी को जरा पूछ लो क्या हाल है आपका, नजदीक में अगर जाना है तो। इसलिए छोड़िए वो बीजेपी क्या कहती है, मुझे उससे लेना देना नहीं। मुझे ये गरज है कि मेरा लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब क्या बोलते हैं मैं उस पर तवज्जो देता हूँ। ये अरे गहरे नथु गहरे क्या बोलते हैं मुझे उससे कुछ गरज नहीं। अलावा अजीब वादी कश्मीर में आज भी मौसम मजमूई तौर पर खुश्क और गर्म रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों के दौरान कम से कम दर्ज हरारत में मज़ीद गिरावट दर्ज हो सकती है। उन्होंने कहा कि 19 अक्टूबर तक वादी में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। अभी तक बस इतना ही। अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।